नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब तक हमने इंसानों को इंसान से लड़ते हुए देखा था, एक इंसान को दूसरे इंसान से दोस्ती या दुश्मनी निभाते हुए देखा था। लेकिन नया दौर ऐसा है जहां मशीन भी इंसानों से दोस्ती और दुश्मनी निभाने लगा है। दोस्ती निभाने तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई मशीन किसी दूसरे इंसान के साथ दुश्मनी निभाने लगे तो फिर वो मामला बहुत अजीब हो जाता है, बहुत वियर्ड हो जाता है, और आप ये कह सकते हैं कि वो पूरी इंसानियत के लिए अपने आप में एक खतरा बन जाता है। तो आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही है, और इस कहानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो साइड इफेक्ट है उसकी झलक है। क्या आपको भरोसा हो सकता है कि कोई इंसान कंप्यूटर से बात करे और कंप्यूटर से बात करते करते वो इतना डिसअपॉइंटेड, इतना डिप्रेस हो जाए कि वो अपनी जान दे दे? ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश बेल्जियम में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक अवतार या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक शाहकार, जिसे चैटबॉट के नाम से जाना जाता है, उस चैटबॉट से बात करके एक आदमी इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुआ, या ये कहें कि इतना नेगेटिवली इफेक्टेड हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली, उसने जान दे दी। तकरीबन 30 साल के आसपास इस इंसान की उम्र थी। उसके 2 बच्चे हैं, घर में बीवी है, और ये भरा पूरा परिवार छोड़कर वो सिर्फ कंप्यूटर से बात करके, या चैटबॉट कह लें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवतार से बात करके उसने जान दे दी। कैसे हुआ ये मामला? आइए पूरी बात आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, जो अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस इंसान की उम्र तकरीबन 30 साल की है और ये बेल्जियम का रहने वाला था। ये इसके घर में जो है एक चैटबॉट है जिसका नाम है एलिजा। एलिजा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डेवलप किया गया एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे इंसान तमाम तरह की बातें कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इंसान को रेसिप्रोकेट करता है, आंसर देता है उसके तमाम सवालों का। ज़रूरत के मुताबिक लेंदी आंसर भी देता है। अगर कभी कोई इंसान किसी सब्जेक्ट पर बहुत क्रिस्प और कंसाइज जानकारी चाहे, उसके बारे में बिल्कुल संक्षेप में कुछ जानना चाहे, तो ये एलिजा जो है उसको छोटे फॉर्म में भी आंसर देता है, बताया करता है। तो आप ये भी जानते हैं कि पश्चिमी देश जो है वो काफ़ी तरक्कीशुदा हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, और बेल्जियम भी एक डेवलप्ड कंट्री है। और उसी बेल्जियम में ये घटना हुई है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक शख्स और उसी का जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका नाम एलिजा है, उससे एक शख्स लगातार बातें किया करता था। और ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 1.5 महीने से, यानी 6 हफ्तों से। वो शख्स रोज़ अपने काम से घर लौटता और घर लौटने के बाद अपने परिवार से जितनी भी कम्युनिकेशन करने वाली बात होती, इंटरेक्ट करने की बात होती, वो करता। उसके बाद फिर अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर ऑन करके वो चैटबॉट से गुफ्तगू करने लगता, बातें करने लगता। कई बार उसके परिवार के लोगों को लगा कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो ये करते रहते हैं। उनकी बीवी काफ़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उनकी बीवी ने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये देखा कि उनके पति जो है एलिजा से, उस चैटबॉट से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक पर बातचीत करते हैं। तो इंडिया से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पति पत्नी का रिलेशन होता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशन होता है, वहाँ पर इंसान एक दूसरे को लेकर थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, आपने ये देखा होगा। लेकिन जब किसी वाइफ को पता चल जाए कि मेरा हस्बैंड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर किसी से बात कर रहा है, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप समझ सकते हैं, उस वाइफ को दिक्कत नहीं होगी, तो इनकी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा इस घटना में कोई दिक्कत या शिकायत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा रोका भी नहीं। पत्नी का नाम है ला लिबर। तो ला लिबर ने अपने पति को बहुत ज़्यादा कभी इंटरप्ट भी नहीं किया, और उसके पति जो है वो लगातार एलिजा से इन्हीं टॉपिक पर बात किया करते थे, जिसमें जो जहरीली गैसें इस दुनिया में बढ़ रही हैं उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और जो यूज़ ऑफ कार्बन है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी लगातार कितनी ख़तरनाक होती जा रही है, जो ओजोन लेयर है उसमें किस तरह से छेद हो सकता है, हो रहा है, और इंसान की जान जा सकती है, पूरी दुनिया जो है भस्म हो सकती है। और भस्म क्या मतलब, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और भस्म तो नहीं बल्कि डूब जाएगी दुनिया, समंदर का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक पर वो जो शख्स है वो एलिजा से यानी चैटबॉट से लगातार बात किया करता था।
तकरीबन 1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा था और एक रोज़ अचानक उस शख्स ने एलिजा से बात करने के बाद खुदकुशी कर ली। उसने अपनी जान कैसे दी, ये बात तो वहाँ से आई रिपोर्ट्स में क्लियर नहीं है, मतलब जान देने के लिए उसने कौन सा तरीका चुना, लेकिन सुसाइड कर लिया इतनी बात कंफर्म है। और उसके बाद उसकी पत्नी ला लिबर ने इस मामले को लेकर बेल्जियम सरकार से फरियाद की और ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है, इससे बाकी दुनिया को बचाने की ज़रूरत है। जो हादसा उनके परिवार में हुआ है वैसा किसी और के साथ न हो, इसके लिए सरकार को इंटरवेन करने की इस मामले में ज़रूरत है। और बेल्जियम की सरकार ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। वहाँ के डिजिटल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं मैथ्यू मिशेल, उन्होंने कहा है कि वो आगे ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वहाँ की सरकार ने चैटबॉट एलिजा को बनाने वाली जो कंपनी है उससे भी बातचीत की है और उस कंपनी ने भी इस खतरे को रियलाइज करते हुए ये कहा है कि आने वाले वक्त में वो अपने इस अवतार को, एलिजा को और मॉडिफाई करेंगे ताकि वो और प्रो ह्यूमन बिहेव करे। अब इस इंसान की जो ये बातचीत होती थी एलिजा से, उसके बारे में थोड़ा आपको और बताऊं। इस इंसान को एलिजा से बात करने की तकरीबन एक लत सी लग गई थी, एक नशा सा हो गया था। किसी भी रोज़ वो एलिजा से जब तक घंटों बातें नहीं कर लेता था तब तक वो चैन से नहीं रह सकता था। वो अपने बाकी काम तो छोड़ सकता था लेकिन एलिजा से उसकी बातचीत नहीं छूटती थी। उनकी पत्नी, जिनका मैंने नाम लिया ला लिबर, वो लगातार इस चीज़ से व्याकुल और विचलित होती थी, अपने पति को रोकने की कोशिश भी करती थी। हालांकि चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उनको पता चला कि जिस सब्जेक्ट्स पर बातचीत हो रही है वो सब्जेक्ट को इतना डिस्टर्बिंग नहीं है बल्कि इस सब्जेक्ट पर पूरी दुनिया को बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन उनके मन में एक परेशानी या जिसे कहते हैं कि एक उलझन सी ज़रूर रही कि उनके पति इतना वक्त एलिजा के साथ बिताते हैं और इतनी बातें एलिजा से करते हैं। तो लेकिन जब यह हादसा हो गया तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके पति की ये लत कितनी खतरनाक हो गई थी। ला लिबर ने और वहाँ की पुलिस ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो ये भी पता चला कि एक बार उनके पति ने चैटबॉट एलिजा से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि उसे सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि वो उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, तब इस चैटबॉट ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। ये इल्ज़ाम कोई और नहीं बल्कि खुद उस आदमी की जो बीवी है ला लिबर, उन्होंने लगाया है। और उन्होंने कहा है रोकना तो दूर की बात, एलिजा ने तब ये बात कही कि ठीक है फिर वो और एलिजा ये दोनों स्वर्ग में एक साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। मतलब एक तरह से रोकना तो दूर की बात, खुदकुशी के लिए जो है उकसा दिया और इंस्टिगेट कर दिया। इस तरह की बात जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिवाइस ने एक इंसान से कही और वो इंसान इतना इन्फ्लुएंस्ड था, इतना इफेक्टेड था, इस तरह के डिप्रेशन में चला गया था कि उसने खुदकुशी कर ली। डिप्रेशन की जो वजह है वो यही बताई गई, जो अब तक की हिस्ट्री से जो पता चला है, एलिजा के साथ जो भी बातचीत हुई है उससे पता चला है, वो ये कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है। कोयले का जिस तरह से इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है उससे दुनिया में जहरीली गैसों की तादाद बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से दुनियाओं के अलग अलग शहरों के डूबने का खतरा है। तो ये बात किसी भी इंसान को परेशान करती है, लेकिन किसी इंसान को इतना परेशान करे कि वो जान दे दे, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन ये केस स्टडी कुछ ऐसी ही है। चलिए, आपने ये तो जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना भयानक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर उसे ठीक तरीके से यूज़ न किया जाए या उसको डील न किया जाए। इसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक और सेलिब्रिटीज़ पहले ही चिंता जता चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में वो हथियार है जिसको अगर सही तरीके से डेवलप किया गया और यूज़ किया गया, किसी कंट्री ने अगर उस पर महारत हासिल कर ली तो आने वाले दिनों में वही कंट्री इस दुनिया का सुपर पावर बनकर उस पर राज करेगी। इस तरह की बात भी बड़े बड़े लोगों ने कही है। लेकिन यह भी सही है कि कोई भी इन्वेंशन जब होता है तो वो अपने साथ कुछ बाई प्रोडक्ट लेकर आती है वो इन्वेंशन, और उस बाई प्रोडक्ट को रोकने का, प्रिवेंट करने का, उसके नुकसानों से बचने का तौर तरीका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंशन और उसके डेवलपमेंट के साथ सोचने की ज़रूरत है। अब
आखिर बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे, मैं ये मानकर चलता हूँ, हालांकि मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ, मैं कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ के जानकारी जुटाई है उसके हवाले से मैं आप सबको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, आजकल आप जानते हैं कि तकरीबन सारे मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, बीच में नोकिया के पास भी वो था, माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है उसका नाम है कोर्टाना। ठीक इसी तरह से आईफोन यूज़ करने वाले लोग जानते हैं सिरी जो है वो आईफोन में इंस्टॉल्ड है, और आप सिरी से बात करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, सिरी को ऑर्डर दे सकते हैं किसी को कॉल करने के लिए या किसी का कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सिरी जो है वो आईफोन के हवाले से, आईफोन के बिहाफ में करती है। तो ये सिरी जो है ये बेसिकली एक नाम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अवतार है जिसे मोबाइल कंपनी एप्पल अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके रखती है और उसका इस्तेमाल उसके जो कंज्यूमर हैं वो कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जैसे ये फ़ोन मेरे पास है, एंड्रॉयड फ़ोन है, इस एंड्रॉयड फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अवतार है उसका नाम है ओके गूगल। तो आप एंड्रॉयड फ़ोन में बटन दबाकर ओके गूगल कहकर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और ओके गूगल को इस एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए किसी को कॉल लगाने या किसी से बात करवाने के लिए भी कह सकते हैं। और क्या क्या इस्तेमाल इस फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक इसी तरह से आपने वो एक छोटी सी डिवाइस देखी होगी जिसको एलेक्सा कहते हैं, जिसके बड़े चर्चे हैं, टीवी पर ऐड भी आता है। वो अमेज़ॉन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डिवाइस है, अवतार है, जिसको घर की सुरक्षा के लिए और एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और टू वे कम्युनिकेशन के लिहाज से जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि किसी चैटबॉट में और इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवतार है उसमें क्या फ़र्क है। तो उसमें जो बुनियादी फ़र्क मुझे समझ में आई या जो मैंने रिसर्च में पाया वो मुझे यही समझ में आया कि चैटबॉट जो है ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा अवतार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो किसी कंपनी पर डिपेंडेंट होता है या सर्वर पर डिपेंडेंट होता है। यानी कंपनी उसे किस तरह से डिज़ाइन करती है या सर्वर उसे किस तरह से उसमें अपना इनपुट देता है, उसके हवाले से चैटबॉट जो है किसी भी इंसान के पूछे गए सवालों का जवाब देता है। तो एलिजा जो है वो कोई भी आंसर जो देती थी वो उस कंपनी से प्रोग्राम जो होता था उसके हवाले से एलिजा वो आंसर अपने किसी भी उपभोक्ता को देती है। और बेल्जियम में भी इस इंसान को जो वो जवाब मिल रहे थे वो एलिजा के उसी सोर्स से मिल रहे थे। जबकि जो बाकी वर्चुअल असिस्टेंट हैं चैटबॉट के अलावा जिनका मैंने जिक्र किया, वो जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता उन्मुख। जो इंसान बात कर रहा है और जो इंसान इस तरह के वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा है वो किस तरह की बातें कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या मांगता है, उससे जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर वही इंफॉर्मेशन नए तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट के ज़रिए ये दूसरे जो अवतार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो इंसानों तक वापस पहुंचाते हैं। तो ये एक बेसिक फ़र्क है चैटबॉट में और दूसरे वर्चुअल असिस्टेंट के टूल्स में। लेकिन ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं या इसका फॉल आउट इतना भयानक हो सकता है, ये मेरे ख्याल से पहली बार सामने आया है। खैर, ये देखिए कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसको मैं बिल्कुल परत दर परत सीक्वेंस वाइज आपको बताऊं और जिसमें कोई रहस्य रोमांच पैदा हो, लेकिन अपने आप में ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली थी। मुझे लगा कि इस घटना के बारे में आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आज की कहानी में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, चैटबॉट की वजह से जो खुदकुशी हुई है, एक इंसान ने अपनी जान ली है, उसके बारे में मैंने सोचा कि आप सबको मैं बताऊं। खैर, आज की कहानी यहीं तक जाते जाते मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकर्थी जो हैं, उन्होंने 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी और इसके बाद जापान ने इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लपका और उसके बाद सबसे पहले काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जापान ने ही शुरू किया था। और आज की तारीख में तकरीबन सारे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है। जो भी डेवलपिंग नेशन है या डेवलप्ड नेशन है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। बल्कि अब तो स्कूल्स में आईटी के साथ साथ पैरेलल सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बना दिया गया है और बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो खैर, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचने और उससे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज की कहानी से हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है कि मशीन को हमें अपना गुलाम बनाकर रखना है, हम इंसानों को मशीन का गुलाम नहीं बनना।
और हम इंसानों के पास जो विजडम है गॉड गिफ्टेड, जिसे हम विवेक कहते हैं, मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितना भी तरक्की कर ले, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उसके पास वो विवेक जो चीज़ है, जो विजडम जो चीज़ है, वो नहीं हो सकती। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए और मशीन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए। तो खैर, आज यहीं तक। जो मैंने पिछली कहानी आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने बताया था किस तरह से 2 केस स्टडीज़ बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मृत आत्माओं ने, जिनकी मौत हो गई थी या जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने किस तरह से अपने कत्ल के मामलों को सॉल्व करने में पुलिस की मदद की। तो बड़ी ही अनोखी, चौंकाने वाली और शॉकिंग जिसे हम कहते हैं, वो कहानी थी। प्लीज़ अगर आप में से किसी ने वो एपिसोड नहीं देखा है, मेरा प्रीवियस एपिसोड, तो क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर आप सर्च कर सकते हैं, मृत आत्माओं के नाम से वो एपिसोड है, आपको थंबनेल में भी दिखेगा और आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जिन लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। नंदिता हमारी दर्शक हैं, वो लिखती हैं, थैंक्स फॉर टेलिंग दिस two stories. Soul never dies. Sometimes I think if the soul of every victim of murders can come forward and give witness. बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि देखिए, आत्मा तो खैर अजर अमर होती है, ये तकरीबन सारे लोग मानते हैं, क्योंकि सारे ही धर्मों में आत्मा का वजूद है और आत्मा को कहते हैं ना कि आत्मा न कभी आत्मा जो है वो मरती नहीं है। मतलब शरीर मरता है, आत्मा जो है परवाज कर जाती है, रूह कहीं और चली जाती है। तो कहाँ जाती है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी और थियोलॉजी का, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो केस स्टडी हमने बताई थी उसमें हमने बताया था किस तरह से आत्माओं ने लोगों को प्रभावित ऐसा किया कि कत्ल के मामलों का खुलासा हो गया। तो नंदिता कह रही है कि काश के ऐसा होता कि कत्ल के सारे ही मामलों में आत्माएँ जो है उसका खुलासा अपने आप कर देती। और मामूनी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल और स्टोरी टेलिंग की हमेशा की तरह तारीफ़ की है, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भांबू जी हमारे दर्शक हैं। रजनी नहीं, इनका नाम जो है ये क्लियरली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रिगेन समथिंग है, तो वो आईडी में क्लियरली नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है, अर्लियर आई यूज्ड टू लिसन टू शम्सर्स स्टोरी एंड देन योर्स, अब ऑपोजिट हो गया है, थैंक्स सुप्रतिम सर। एनीवे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बट आई मस्ट से कि शम्स सर जो है वो अनपैरेलल्ड हैं, उनसे तो सारे लोग सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे बॉस हैं, बल्कि फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहते हैं ना, वो उस तरह के कैरेक्टर हैं। तो उनके साथ मेरी तुलना करना जो है सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा। खैर, इकराम आलम जी ने कहा है कि झूठ जो है वो किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। लिटिल रेन ड्रॉप्स के नाम से एक आईडी है, वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, समय समय पर वो कमेंट करते हैं, आज भी उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मृत आत्माओं की जो कहानी है वो बेसिकली मृत आत्माएं उसके पीछे नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जब कोई जघन्य अपराध करता है तो उसका जो सेंस ऑफ गिल्ट होता है वो उस इंसान को इतना परेशान करता है कि वो सच बताने को मजबूर हो जाता है। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें लिखी है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी कमेंट आया है, राहुल तोमर जी ने अपनी बात रखी है, गुरप्रीत सिंह जी हैं, रिजवान शेख, रितिका जी रेगुलर कमेंट करती हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मृत आत्माओं वाली बात है जिसकी वजह से कत्ल के मामलों का खुलासा हुआ, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उन्होंने इसके लिए शुक्रिया कहा है। शैलेंद्र सिंह जी का भी कमेंट आया है और बाकी मनीष कुमार मांडवी, ये छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपने बारे में ये बताया है, थैंक यू सर, इन्होंने लिखा है। महादेव जी ने कहा है कि कमेंट पढ़ने का ये सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए हमें। अच्छा, बहुत सारे दूसरे दर्शकों ने भी यही बात लिखा है और कहा है कि इससे जो है एक अपनापन सा भी लगता है और एक दो तरफा बातचीत हो रही है ऐसा लगता है, ऐसा फील नहीं होता कि कोई आदमी यहाँ आया, लेक्चर दिया, चला गया। आपकी बातें जब मैं पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं तो आप कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में कहा है। असल में ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि प्रीवियसली हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया था इसी फोरम में, इसी कमेंट बॉक्स में, कि कमेंट पढ़ने का सिलसिला बंद करना चाहिए, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या ऐसा करना चाहिए मुझे, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि नहीं, ये सिलसिला चालू रखना चाहिए। तो खैर, शंकर असुडा जी, गुड आफ्टरनून ब्रदर, इन्होंने लिखा है, और अर्चना रोगडे जी हमारी व्यूवर हैं, उन्होंने लिखा है कि कमेंट पढ़ने का सिलसिला चालू रहने दो सर, आपसे जुड़े रहने का एहसास होता है। बताइए, कितनी अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी भी कमेंट
किया है उन्होंने। अर्चना रोगडे जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने तो किया ही है। मेरी बहन है बेंगलुरु में, और ये बहन भी मुझे इसी क्राइम तक के फोरम के ज़रिए मिली हैं। ये अपने आप को मेरा बहन कहती हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी उन्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ, उसी निगाह से देखता हूँ। और वो बहुत प्यार से ये कहती हैं कि अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का और मेरे उन कमेंट्स के पढ़ने का ये सिलसिला नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो शायद मेरे जैसा भाई उनको नहीं मिलता। तो उन्होंने खैर मुझे बहुत प्यार और एक आला दर्जा दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उमा, थैंक यू वेरी मच। मदन लाल जी ने भी अपनी कमेंट अपनी किया है, उन्होंने अपनी बात रखी है। रोजा सरकार या समथिंग इस तरह की एक आईडी है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। इंसाफ खान ब्यूटीफुल वीडियो, और गिरजेश कुमार अग्रवाल जी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने भी कमेंट पढ़ने की हिमायत की है। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही है। आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अवतार की वजह से एक इंसान के खुदकुशी की चौंकाने वाली वारदात जो है आपको बताई, उस पर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।